ईरान और ब्रिटेन के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है और ईरान के खौफनाक बदले से टकराव को लेकर खबर, जहां ईरान ने ब्रिटेन के पावर प्लांट पर हमला किया है और ईरानी साइबर हैकर्स ने हमले को अंजाम दिया। ईरानी हमले के बाद 4 दिन तक बंद रहा प्लांट। द टेलीग्राफ की रिपोर्ट में प्लांट पर हुए हमले को लेकर बड़ा दावा किया गया। तो मुश्तबा के बदले से डरा ब्रिटेन। खबर क्या है बता दें आपको, ईरान का ब्रिटेन के पावर प्लांट पर साइबर हमला। खबर यह है कि पहली बार ईरान ने किसी पावर प्लांट को ठप किया है। खबर यह है कि 4 दिन तक ब्रिटेन का बिजली संयंत्र पूरी तरह ठप रहा। यूएस को सैन्य बेस देने की वजह से ब्रिटेन से नाराज था। हालांकि लंदन में हड़कंप को लेकर खबर यह कि सरकार ने इस हमले को नए तरह का युद्ध बताया है और ऊर्जा कंपनीज के साथ नई रणनीति सरकार बना रही है। हालांकि नेशनल साइबर सिक्योरिटी एक्टिव है और ब्रिटेन दावा कर रहा है कि हमले से मामूली नुकसान भी पहुंचा है। सिर्फ एक जनरेटर बंद हुआ है और साइबर अटैक से बिजली सप्लाई में ठप नहीं हुई है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि ब्रिटेन वर्सेस ईरान नए युद्ध की क्या ये शुरुआत है, क्योंकि दावा क्या किया जा रहा है और जिस तरीके से साइबर अटैक को लेकर खबर आई है, ब्रिटेन पुतिन से मुश्तबा, ब्रिटेन पर खतरा। और ब्रिटेन पर इस डबल खतरे को लेकर ही मेरे सहयोगी से सवाल करने से पहले वजह सुनिए, क्योंकि ईरान पर हमले के लिए ब्रिटेन ने यूएस को अपने बेस दिए हैं और ब्रिटेन के 2 बेस से अमेरिका के विमानों ने उड़ान भरी है। हालांकि इसमें पहला बेस फेयरफोर्ड है, जहां अमेरिका ने अपने बॉम्बर्स तैनात किए और ईरानी मिसाइल लॉन्चर पर हमले हुए। दूसरा बेस है डियागो गार्सिया, यहां हॉर्मूज पर हमले के लिए इसका इस्तेमाल हुआ है। मनीष मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ है और मनीष, मेरा सवाल अभी भी यही है, यूएस के तमाम एसेट्स तक ईरान का पहुंचना किस स्ट्रैटेजी के बलबूते मुमकिन हो पा रहा है? क्योंकि यहां सवाल ब्रिटेन पर खतरे को देखते हुए नहीं है सिर्फ, मिडिल ईस्ट में यूएस एसेट्स को टारगेट करना आसान, अब ब्रिटेन में भी इन टारगेट्स को हिट करना ईरान के लिए इतना आसान कैसे बन चुका है? देखिए, जहां तक साइबर वॉरफेयर का सवाल है तो दिलचस्प बात यह है कि ईरान की इमेज चाहे दुनिया भर में जिस तरह से बनी हो, बनाई गई हो, लेकिन हकीकत यह है कि साइबर वॉरफेयर के मामले में जो कुछ चुनिंदा देश हैं जिसके बारे में अक्सर चर्चा होती है, उसमें एक ईरान भी है। यानी कि रूस, ईरान, नॉर्थ कोरिया और यूएस, ये वो मुल्क हैं जो एक दूसरे के खिलाफ लगातार साइबर अटैक करते रहते हैं। और ईरान की भी जो साइबर आर्मी है वो बहुत ही मजबूत आर्मी है और उसी का नतीजा है कि आप देखिए कि ब्रिटेन में किस तरह से एक पावर कंपनी के कामकाज को ठप किया गया है। मनीष, और अभी तक हम ईरान को उसकी ड्रोन पावर, उसकी मिसाइल पावर, उसकी अंडरग्राउंड सिटीज की वजह से जानते हैं। आज ईरान किस बलबूते इस इंटेलिजेंस को हासिल कर रहा है कि जहां जहां यूएस एसेट्स हैं उन्हें वो बिल्कुल अलग तरीके से टारगेट करने में कामयाब हो पा रहा है? ठीक है, साइबर अटैक्स, आप खुद ही कहते हैं कि आज के दौर में अटैक्स अलग अलग तरीके से मुमकिन हो पा रहे हैं, लेकिन उसके पास वो इंटेलिजेंस इनपुट कैसे मिल रहा है? देखिए, जहाँ तक इंटेलिजेंस इनपुट का ताल्लुक है तो चीन और रूस, इन दोनों मुल्कों पर ये आरोप लगते आए हैं कि वो ईरान को इस तरह की जानकारियां मुहैया कराए भी रहे हैं। और हम सब ने देखा कि जंग के दरमियान जिस तरीके से मिडिल ईस्ट कंट्री में अमेरिकन एसेट्स पर अटैक हो रहे थे और वो इतने सटीक थे, तो ये साफ तौर पर लगा भी कि अगर ईरान को निजी तौर पर सारी जानकारी ना भी हो तो कहीं से कोई एक्सटर्नल सपोर्ट मिल तो रहा ही है। वैसे भी देखिए, जिस तरीके से अमेरिका अब तक इजराइल हो या फिर यूरोपीय देशों को अपने दुश्मन के खिलाफ इस्तेमाल करता आया था, ठीक वही प्रपंच इस वक्त चीन की तरफ से भी किया जाता है। भारत के साथ ऑपरेशन के दरमियान उसने पाकिस्तान की मदद की, वैसे ही चीन ने ईरान को भी सैटेलाइट के जरिए वो तमाम मदद मुहैया कराई जिसकी सहायता से ईरान अब ब्रिटेन के खिलाफ या अमेरिका के खिलाफ इसी एक्सटर्नल सपोर्ट के बलबूते ये सवाल हम करते हैं युद्ध के विस्तार को लेकर। लेकिन आज एक और बड़ी खबर है, क्योंकि ईरान की मिसाइल सिटी से अमेरिका घबरा रहा है और ईरान ने दुनिया को अंडरग्राउंड मिसाइल फैक्ट्री दिखाई है। हॉर्मुज स्ट्रेट के पास पहाड़ों के नीचे अंडरग्राउंड बेस और ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता में तेजी से हो रहा है इजाफा। हालांकि ईरान की बारूदी मिसाइल फैक्ट्री को लेकर बड़ी बात यह है कि ईरान ने पहली बार अंडरग्राउंड मिसाइल फैक्ट्री भी दिखाई है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास पहाड़ों के नीचे अंडरग्राउंड बेस। मिसाइलों के जखीरों को सुरक्षित रखने की यह रणनीति है और ईरान का दावा है कि देश के कई हिस्सों में ऐसी दर्जनों फैक्ट्रीज हैं। इन फैक्ट्रीज में कई विनाशकारी हथियार दिखे, एक बड़ा इंडस्ट्रियल मिक्सर दिखाई दिया, मिसाइल बनाने वाली कई मशीन्स दिखी। हालांकि एंटी टैंक मिसाइल, शाहिद 136 ड्रोन और कैमकाजी ड्रोन और इन के सामने आने के बाद ये संदेश ईरान की तरफ से साफ है कि अमेरिकी कोशिशों के बाद भी ईरान
ईरानी फैक्ट्रीज खत्म नहीं हुई हैं, पहले से ज्यादा ईरान हथियार बना रहा है, पहले से ज्यादा मजबूत हुई है ईरान की मिसाइल पावर। अब ईरान की पड़ोसी देशों को सीधी चेतावनी, जहां खाड़ी देशों पर डायरेक्ट हमले की ये वार्निंग और अमेरिकी इकोनॉमिक वॉर में शामिल ना हो खाड़ी देश। ईरान के खिलाफ कार्रवाई का करारा जवाब मिलेगा। फारस की खाड़ी से तेल की एक बूंद भी बाहर नहीं आएगी और ईरानी सुरक्षा काउंसिल के चीफ की ये एक बड़ी वार्निंग है। तो पड़ोसी देशों को ईरान की सुप्रीम धमकी, क्योंकि रेज़ाई ने कहा कि खाड़ी देशों पर डायरेक्ट हमले की वार्निंग। यूएस का साथ देने वालों को ईरान दुश्मन मानेगा। अमेरिका का साथ दिया तो हमले के लिए तैयार रहें। यूएस इकोनॉमिक वॉर में शामिल ना हो खाड़ी देश और ईरान के खिलाफ कार्रवाई का करारा जवाब भी मिलेगा। हालांकि फारस की खाड़ी से तेल की एक भी बूंद बाहर नहीं जाएगी। ईरान का संदेश साफ है, ट्रंप का साथ दिया तो कीमत चुकानी पड़ेगी। और यही सवाल मनीष मैंने आपसे किया था। यूएस एसेट्स को अभी तक ईरान आसानी से टारगेट कर रहा है, अब यूएस का जो साथ देगा उसे भी नहीं बख्शा जाएगा, ये ईरान ने दोहरा दिया है। देखिए, यहाँ पर बहुत ही पेचीदा मसला होने वाला है। वो इसलिए क्योंकि अमूमन ये देखने को मिलता है कि अमेरिका जब किसी के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंध करता है तो बहुत से दूसरे मुल्क जो जंग के दायरे में नहीं हैं वो भी उनको मानने के लिए विवश होते हैं। मसलन कि जब रूस पर प्रतिबंध लगा तो भारत पर से भी कहा गया कि आप तेल नहीं खरीदो, और अभी भी आप देख रहे हैं कि उसका क्या असर है। चीन को भी मना किया गया और बहुत सारे व्यापार प्रभावित हुए थे। अब यहाँ पर देखिए, जब अमेरिका ईरान के खिलाफ ये जो आर्थिक युद्ध शुरू कर रहा है और उसमें जब वो कहेगा बाकी मुल्कों को कि आप व्यापार ना करो, तो चीन को भी फिर व्यापार करने में दिक्कत आएगी, भारत को भी व्यापार करने में दिक्कत आएगी। ठीक है, अरब देशों का जहाँ तक ताल्लुक है, अगर अरब देशों ने भी हाँ में हाँ मिलाया तो ईरान की तरफ से धमकी दी जा रही है कि फिर एक बूंद भी तेल फारस की खाड़ी से या फिर रेड सी से होकर नहीं गुजरने दी जाएगी। तो मुझे लगता है भले ही इस वक्त मिसाइलें ना चल रही हो, लेकिन इस इकोनॉमिक वॉर के नाम पर एक नया खेल शुरू होने वाला है और उसका पूरा असर तेल पर पड़ेगा। यानी हम और आप जो कि पहले भी तेल के संकट से जूझ रहे थे, उन्हें आने वाले समय में और अधिक तेल की दिक्कतें जारी रहेगी। और ईरान अपने इन्हीं प्रॉक्सीज को एग्रेवेट करते हुए तेल के इन रूट्स को प्रभावित भी कर सकता है। हालांकि आज एक बड़ी खबर आई है जहां अमेरिका से जंग के बीच ईरान को खजाना मिला है और 200 अरब क्यूबिक मीटर से ज्यादा गैस भंडार मिला है और ईरान के फार्स प्रांत में गैस भंडार। ईरान के पेट्रोलियम मंत्री मोहसिन पाकनिजाद का ये दावा। हालांकि मुश्तबा के मिशन से ट्रंप को सदमा, क्योंकि खबर यह है कि ईरान में गैस का बड़ा भंडार मिला है और खबर है कि 7.5 ट्रिलियन क्यूबिक फीट से ज्यादा गैस की खोज हुई है और दक्षिणी फार्स प्रांत में गैस का यह भंडार मिला है। करीब 5.7 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस निकाली जा सकेगी और अनुमानित रिकवरी फैक्टर होगा 72 से 73%। बड़ी बात यह है कि यूएस पाबंदियों के बीच ईरान की ऊर्जा कामयाबी है और ये घरेलू ऊर्जा सुरक्षा को इसके जरिए मजबूती मिल सकती है। अर्थव्यवस्था को भी बड़ा फायदा मिल सकता है और भविष्य में गैस निर्यात की क्षमता बढ़ सकती है। लेकिन ईरान के पास दुनिया की जो ऊर्जा है, दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरल गैस भंडार है और 51 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर गैस का भंडार और दुनिया की कुल गैस का 8% यहीं पर है। ईरान की 70% गैस जरूरत पूरी करता है। ऊर्जा, बिजली, पेट्रोकेमिकल सब इसी पर निर्भर है। ईरान की जीडीपी इसी गैस फील्ड पर निर्भर है और मध्य पूर्व की ऊर्जा राजनीति प्रभावित करता है। ये फैक्ट्स मनीष इसलिए बताए हैं क्योंकि जब यूएस कहता है कि वो ईरान के खिलाफ इकोनॉमिक तौर पर स्ट्राइक करने में कामयाब रहा है, उसमें आज के इस माहौल के बीच में ये खबर आना कि एक गैस भंडार मिला है, ये सिर्फ कागजी रह जाएगा या सैंक्शंस और ब्लॉकेज की वजह से ईरान को कुछ फायदा भी आने वाले वक्त में दे पाएगा? बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, ईरान के पास तेल और गैस की कमी तो है नहीं, बात यह है कि क्या वो उसका प्रोडक्शन कर पाएगा और प्रोडक्शन करके क्या वो उसका एक्सपोर्ट कर पाएगा। आज भी ईरान के पास इतने तेल और गैस हैं कि अगर प्रॉपर्ली उसका एक्सपोर्ट किया जाए तो अगले 10 साल में 20 साल में ईरान में भी दुबई और अबू धाबी जैसे शहर चमक बन सकते हैं। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है क्योंकि ईरान अपने केवल संसाधनों से ऐसा कर नहीं सकता है और अमेरिका और पश्चिमी देश ईरान में इन्वेस्ट करेंगे नहीं, अरब देश भी ऐसा चाहेंगे नहीं। तो ये एक बड़ा खेल है। अब आप सोचिए ना कि दुनिया का सबसे बड़ा तेल और गैस का भंडार तो वेनेजुएला के पास था, लेकिन वेनेजुएला पर प्रतिबंध जब तक लगा रहा वहां से तेल बिक नहीं रहा था। अब जब जाके अमेरिका ने उसको अपने कब्जे में ले लिया, अमेरिकी की कंपनियां वहां से तेल निकाल रही है, तो भारत समेत तमाम मुल्कों में गैस निर्यात हो रहे हैं, तेल बेचे जा रहे हैं। यही सारा खेल है। दिक्कत यह है कि ईरान के पड़ोस में जो देश हैं, जो तेल बेचकर जिन्होंने अकूत संपदा हासिल की, वो नहीं चाहते हैं कि ईरान का तेल और गैस बिके। क्योंकि ईरान की कमाई अगर होगी तो ईरान की समृद्धि बढ़ेगी और जो बाकी अरब मुल्क हैं उनका जो नेगोशिएशन का पावर है वो घटेगा। तो असली दुश्मन ईरान के उनके पड़ोस में बैठे वो मुल्क हैं जो उसी तेल गैस को बेचकर खुद तो अमीर बनने हैं, लेकिन चाहते हैं
कि ईरान वहीं का वहीं पड़ा रहे। और फैक्ट ये है कि तेल के इसी खेल के बलबूते अमेरिका ईरान पर दबाव बनाते हुए जो कोशिश कर रहा था उसका कुछ भी असर नहीं हुआ, और यही खबर भी आ रही है। अमेरिकी प्रतिबंध से पहले ईरान में बड़ी तैयारी हो चुकी है। ईरानी अधिकारी लगातार यूएस को संकेत भी दे रहे हैं कि अब नई आक्रामक रणनीति ईरान अपना रहा है और युद्ध कूटनीति राजनीति में आक्रामक ईरान बनेगा। वहीं खाड़ी देशों को ईरान की बड़ी चेतावनी कि अमेरिका का साथ दिया तो निशाना बनेंगे, आर्थिक युद्ध में साथ देने वाले टारगेट होंगे, फारस की खाड़ी से एक बूंद भी नहीं गुजरने देंगे। तो ईरान में बड़ी तैयारी, अमेरिका पर पड़ेगा भारी, क्योंकि 5 संकेत इसके साफ हैं। जहां हॉर्मूज में दबाव बढ़ेगा, तेल टैंकर्स की आवाजाही रुकेगी। खाड़ी देशों पर कार्रवाई संभव है, जहां सऊदी यूएई में एनर्जी सेंटर्स टारगेट होंगे, जबकि तेल के वैकल्पिक रास्ते भी टारगेट होंगे। पाइपलाइन या बंदरगाह पर स्ट्राइक की भी आशंका है। क्षेत्रीय प्रॉक्सी गतिविधियां बढ़ेंगी और अमेरिका के सहयोगी ठिकानों पर हमले होंगे। वहीं परमाणु कार्यक्रम पर भी सख्त रुख होगा, निगरानी और समझौते पर सहयोग घटेगा। वहीं हॉर्मूज पर ट्रंप को ईरान की दो टूक की ईरान के कार्यवाहक रक्षा मंत्री का ट्रंप पर हमला। हॉर्मूज को अमेरिकी क्षेत्र बताने पर यह पलटवार किया गया। बहुत ज्यादा बोलते हैं ट्रंप। माजिद इब्नुल रेजा का यह बयान, ट्रंप की धमकियों से नहीं झुकेगा ईरान। अब हॉर्मूज से गुजरने वाले जहाजों से टोल ईरान वसूलेगा। ईरानी संसद की समिति ने प्रस्ताव को मंजूरी दी है। नेविगेशन, सुरक्षा, इंश्योरेंस, फ्यूल पर टोल लगेगा। ईरान की मुद्रा, रियाल या तय दूसरी करेंसी में वसूली होगी और कानून बनने से पहले संसद और गार्जियन काउंसिल की मंजूरी जरूरी है। हालांकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में ईरान अपना नियंत्रण बढ़ा रहा है। नियम तोड़ने वाले जहाजों पर जुर्माना लगेगा, जहाजों को हिरासत में ईरान लेगा और ब्लैकलिस्टेड जहाज से मदद की तो दूसरे जहाज पर कार्रवाई। शिप टू शिप ट्रांसफर करने वाले जहाज भी ब्लैकलिस्ट हो सकते हैं। तो प्रतिबंध लगा तो जलेगा हॉर्मूज का समंदर, क्योंकि खबर यह है हॉर्मूज पर ईरान का यह नया प्लान है। ईरान की संसद में प्रस्ताव आगे बढ़ चुका है और हॉर्मूज से गुजरने वाले जहाजों पर टोल लगेगा। नेविगेशन, सुरक्षा, इंश्योरेंस और पोल्यूशन टैक्स। हॉर्मूज पर ईरान के कंट्रोल को समझिए, जहां ईरान नया लीगल फ्रेमवर्क बना रहा है। और इसी लीगल फ्रेमवर्क को समझते हुए मनीष, सवाल इसी प्रस्ताव को लेकर मैं अगला करने वाली हूं, लेकिन उससे पहले इस फ्रेमवर्क में सुरक्षा, शिपिंग, समुद्री सेवाएं, जहाजों की आवाजाही जिस तरीके से शामिल है, नए लीगल फ्रेमवर्क क्यों? क्योंकि हॉर्मूज में ईरान का नियंत्रण और मजबूत करने की ये कोशिश है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि हॉर्मूज में ईरान अमेरिका के बीच जंग के बीच इस प्रस्ताव को लेकर आ रही खबर, इसे एग्जीक्यूट कैसे करेंगे ये? मनीष, सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि 28 फरवरी से पहले, यानी जंग से पहले जो हालात थे हॉर्मूज में, जब बिना किसी भी तरह का कोई भी टैक्स, कोई भी तरह का फी दिए दुनिया भर के जहाज आ जा रहे थे, अब तो वो होने से रहा। और वो आप देख ही रही हैं। अब जो दूसरी बात है कि ये टैक्स अगर ईरान वसूलने की बात करता है तो मुझे लगता है कि अमेरिका ये मंजूर नहीं करेगा। और अमेरिका ने अलग से अपनी नाकेबंदी कर रखी है, तो वहाँ पर तो ईरान खुद अपने जहाज नहीं पास करा पा रहा है, तो दूसरे जहाज़ों को क्या पास कराएगा? डेटा बता रहे हैं कि इस हफ्ते मुश्किल से 20 जहाज क्रॉस कर पाए उस जगह पर जहां पर रोजाना 100-150 जहाज क्रॉस किया करते थे। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि धीरे धीरे हॉर्मुज एक ऐसा रास्ता बनने वाला है जिसको पूरी दुनिया भूल जाएगी, क्योंकि केवल बात टैक्स की नहीं है, बात है कि इस सेफ्टी की, सिक्योरिटी की गारंटी कौन लेगा जो बार बार वहां से जहाज गुजर रहे हैं। तो और बहुत सारे अल्टरनेटिव इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अमेरिका से कोई भी अश्योरेंस नहीं मिल रहा है। मनीष, एक और सवाल कर रही हूं, क्या ईरान के साथ बैक चैनल बातचीत बाकी देशों की भी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की स्थिति को देखते हुए? बिल्कुल, देखिए ओमान और ईरान के बीच में लगातार बातचीत हो रही है। ओमान ईरान से ये कह रहा है कि अगर हमने बहुत ज़्यादा पुश किया तो फिर ऐसा ना हो कि इस वाटरवेज का विकल्प ढूंढा जाने लगा, और वो बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। अगर ये मामला इसी तरह कुछ महीने और खिंच गया तो फिर जो वैकल्पिक रास्ते हैं, जैसे आप देख रहे हैं ईस्ट वेस्ट पे पाइपलाइन सऊदी अरब बना रहा है, या दुबई ने भी जो है सो फुजेरा पोर्ट को महत्वपूर्ण बनाने की बात कही है, ताकि अब दुबई की जगह पर यूएई के फुजेरा पोर्ट से तेल निकला करेंगे। तो इस तरह के बहुत सारे विकल्प हैं जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि कल के दिन में हॉर्मुज के नाम पर ईरान आजीवन जो है वो ब्लैकमेलिंग ना कर सके। ये सब ऑल्टरनेट रूट्स के तौर पर प्लानिंग फेज में है, उसको अमल में आने में अभी भी बहुत साल लग सकते हैं, लेकिन इस बीच ईरान
चोक पॉइंट बना चुका है स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को और ईरान से युद्ध के लिए अब अमेरिका एक और तैयारी कर रहा है। नई तैयारी के बारे में खबर है कि सस्ते इंटरसेप्टर अमेरिका बना रहा है और ड्रोन हमलों से बचने के लिए सस्ते इंटरसेप्टर। यूएई में बड़े स्तर पर इंटरसेप्टर का उत्पादन शुरू हो चुका है और हर महीने 30,000 इंटरसेप्टर यूएस बनाएगा। तो ईरान युद्ध में गार्डियन, जहां अमेरिका ने सस्ते इंटरसेप्टर का उत्पादन शुरू कर दिया है और यूएई में अमेरिकी कंपनीज बना रही हैं इंटरसेप्टर। ड्रोन से मुकाबले के लिए सस्ते इंटरसेप्टर बनाए जा रहे हैं। अमेरिका ने अपने इंटरसेप्टर का नाम गार्डियन रखा है। गार्डियन की कीमत है $5,000 प्रति यूनिट, जबकि इसकी टेक्निक की बात करें तो 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रहे ड्रोन को ये नष्ट कर सकेगा। इंटरसेप्टर को 3D प्रिंटेड पार्ट्स के जरिए बनाया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि युद्ध के दौरान ईरान 2200 मिसाइल और ड्रोन दाग चुका है। वहीं ईरान की लंबे युद्ध की विध्वंसक तैयारी को लेकर खबर है कि 50 साल के युद्ध की तैयारी ईरान कर रहा है। अमेरिका से युद्ध से ईरान बहुत कुछ सीखा है और ईरानी कार्यवाहक रक्षा मंत्री ब्रिगेडियर जनरल मजीद इब्न अल रेजा ने कहा, कम लागत वाले हथियारों से यूएस पर हमले। तो ईरान की तैयारी को लेकर तो दावे किए जाते हैं, लेकिन अब ईरान का मिशन 50 है क्या? 5 दावे। पहला, ईरान अगले 50 साल के लिए जंग की तैयारी में जुटा है। दूसरा, अमेरिका से युद्ध में ईरान को बहुत बड़ा फायदा हुआ है। तीसरा, दुश्मन से खुफिया और तकनीकी जानकारी मिली है। कम लागत में प्रभावी ऑपरेशन की रणनीति को समझा गया है और अमेरिका इजरायल के साथ जंग में आत्मविश्वास और ज्यादा बढ़ा है। हालांकि इसमें स्ट्रैटेजी साफ है। ऐसे बयान से ईरान अपनी जीत का संदेश दे रहा है। मनीष, यही बात थी, आखिर ईरान इतना मजबूत बना कैसे? ये शुरुआत में मैंने आपसे सवाल किया। इसी मजबूती, इसी इनपुट के आधार पर ईरान आने वाले 50 साल तक युद्ध में बने रहने की तैयारी कर चुका है। इस दावे के तहत तो एक बहुत बड़ा संदेश अमेरिका को वो दे रहा है। देखिए, इसके दो पहलू हैं। पहली बात तो यह है कि जब आप जंग में जाते हैं तो सच में आप बहुत कुछ सीखते हैं और उसी हिसाब से अपनी तैयारियों को आप इजाफा करते हैं और ये सभी मुल्क करता है, केवल ईरान ने नहीं किया, बल्कि रूस यूक्रेन का युद्ध 5 साल से हो रहा है और हर हफ्ते यूक्रेन में जो ड्रोन टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन हो रहा है वो काबिल तारीफ है। और यही अंतर चीन के साथ है। देखिए, चीन में पिछले कई दशकों में कोई चीन ने युद्ध नहीं किया है, तो चीन भले ही अभी बड़ी सेना है लेकिन एक्चुअल युद्ध चीन ने नहीं लड़ा है, जबकि इसके तुलना में इजराइल हो, ईरान हो, रूस हो, यूक्रेन हो या फिर बहुत हद तक छोटा सा युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ, तो इन देशों की सेनाओं ने युद्ध लड़कर बहुत कुछ सीखा है। उसी हिसाब से वो आगे की तैयारियां भी कर रहे हैं और ये ईरान की तैयारियां थी पिछले 30-40 साल की कि उन्होंने ड्रोन बनाए, उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल बनाए और पिछले 2 साल उसने जंग देख लिया। अब अगर आगे 50 साल का जंग होगा तो किसी को नहीं पता उस जंग का रूप क्या होगा, क्योंकि अभी अभी आपने बताया कि एंटी ड्रोन जिस तरह से बन रहे हैं, एंटी ड्रोन बनने के बाद अगर दुनिया भर के हर मुल्क के पास एंटी ड्रोन होगा तो फिर ड्रोन नाम का जो हथियार है वो भी फिर कल के दिन में बेकार साबित हो जाएगा। बिल्कुल, लेकिन इस बीच ईरान की इन्हीं धमकियों से अमेरिका भी अलर्ट हो चुका है। अगली खबर है, अमेरिकी सैन्य ठिकानों की सुरक्षा बढ़ाई और हमले के खतरे के बीच ग्रीस का बड़ा कदम, जहां कार्पाथोस से पैट्रियट सिस्टम क्रेते भेजा और क्रेते द्वीप के पास साउदा बे में तैनाती होगी। अब ईरानी धमकियों के बीच एक्शन में अमेरिका, क्योंकि बुल्गारिया से 2 अमेरिकी KC-135 टैंकर विमान रवाना हुए हैं और बेजमा एयरबेस पर तैनात थे दोनों अमेरिकी विमान। बड़ी खबर और तस्वीर रूस के क्रास्नोदार में उस बड़े हमले की जहां वेयरहाउस पर ड्रोन से स्ट्राइक की गई। भीषण धमाकों के बीच गोदाम में लगी आग और भीषण लपटों से गोदाम घिर गया। वेयरहाउस पर ड्रोन से हमला। क्रास्नोदार हमले का एक और वीडियो। 9000 वर्ग मीटर इलाके में आग फैलती गई। ओजोन वेयरहाउस का बड़ा हिस्सा जलकर खाक हो गया। रूस के अनापा बेस पर ड्रोन स्ट्राइक, अटैक ड्रोन से पिन पॉइंट हमला। सुखोई 30, सुखोई 23 जेट नष्ट। एक ओरियन UAV भी हमले में ध्वस्त हुआ। यूक्रेन की ड्रोन यूनिट ने हमले किए। मॉस्को में ड्रोन हमले से हड़कंप। विस्फोट के बाद गोदाम से लपटें उठी। मॉस्को के अकुलोवो इलाके में ड्रोन स्ट्राइक हुई। इस हमले के बाद मॉस्को में रेड ड्रोन अलर्ट घोषित किया गया। अब यूक्रेन पर रूस के जवाबी हमले। बड़ी खबर है, खार्किव में फैब 500 बॉम्ब से अटैक हुआ। यूक्रेन की ब्रिगेड के कैंप पर बमबारी। रूस की एरोस्पेस फोर्स ने हमलों को अंजाम दिया।
सिटी ओडेसा पर बमबारी, गिरान 4 ड्रोन से पैसेंजर ट्रेन पर हमला, यात्री ट्रेन के इंजन में सुसाइड ड्रोन ने टक्कर मारी और हमले के दौरान 593 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। बड़ी खबर है, रूस और ब्रिटेन में बढ़ता टकराव और रूस ने ब्रिटेन को डूम्सडे की चेतावनी दी है। ब्रिटेन में 3 दिन के अंदर प्रलय की यह धमकी, पुतिन के करीबी और रक्षा विशेषज्ञ की धमकी। खबरोवस्क सबमरीन के परीक्षण की तैयारी, रूस ने व्हाइट सी में भेजी परमाणु पनडुब्बी। तो ब्रिटेन पर डबल खतरा, रूस की इस तैयारी को लेकर, डूम्सडे को लेकर क्या बड़ी खबर, एक एक डिटेल अब आपके सामने। नेटो वर्सेस रूस एटमी युद्ध, क्योंकि दावा किया जा रहा है ब्रिटेन के लॉन्ग रेंज ड्रोन से रूस के अंदर हमले। रूस का जवाब जहां नहीं, परमाणु पनडुब्बी के परीक्षण की यह तैयारी है। हालांकि पनडुब्बी की ताकत समझिए, जहां परमाणु टॉर्पेडो ले जाने में यह सक्षम है सबमरीन, समंदर में विस्फोट कर सुनामी पैदा कर सकती है। एटमी पनडुब्बी को डूम्सडे वेपन कहा जा रहा है। मॉस्को का मिशन है यूएस, ब्रिटिश, फ्रांसीसी पनडुब्बी अड्डे संभावित टारगेट, जबकि ब्रिटेन को यह धमकी दी गई है कि रूस में हमलों के लिए यूक्रेन के साथ ब्रिटेन भी अपराधी है और ब्रिटेन को इन हमलों की कीमत चुकानी पड़ेगी। यानी अब अगला सवाल मनीष मैं आपसे करने वाली हूं, रूस वर्सेस नेटो को लेकर, क्योंकि ब्रिटेन को दी गई इस धमकी के बीच की जा रही इस तैयारी और चेतावनी का मतलब क्या है? क्यों आखिर रूस वर्सेस ब्रिटेन? क्योंकि ब्रिटेन ने यूक्रेन को योल्का ड्रोन दिया, लॉन्ग रेंज ड्रोन ने रूस में तबाही मचाई, मॉस्को में हमले हुए, वोल्गोग्राद को टारगेट किया गया, यारोस्लाव पर हमले हुए, ऑयल रिफाइनरीज हिट की गई, सैन्य ठिकाने हिट किए गए, लॉजिस्टिक हब भी टारगेट पर रहे। जबकि योल्का ड्रोन की ताकत है, बिना विस्फोटक के हमले करने में ये सक्षम है। एआई ट्रैकिंग सिस्टम से दुश्मन ड्रोन का पीछा कर सकता है, 250 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उड़ान भरता है। मनीष, अब युद्ध के विस्तार की जब बात करते हैं तो नेटो के खिलाफ युद्धाभ्यास, नेटो के खिलाफ घेराव तैयारी, लेकिन अब सीधे ब्रिटेन टारगेट पर। देखिए, 2 बातें बहुत अहम है यहाँ पर। पहली बात तो ये कि जब रूस और यूक्रेन की लड़ाई शुरू हुई और 5वें साल तक में ब्रिटेन में 5 प्रधानमंत्री बदल चुके हैं। उनकी आपस में घरेलू नीतियों में चाहे जो भी मतभेद हो, लेकिन रूस हमारा दुश्मन है, इसको लेकर उनमें कोई मतभेद नहीं है। और इसीलिए आप देखिए कि जब लड़ाई शुरू हुई तब बोरिस जॉनसन प्रधानमंत्री थे, फिर लिज ट्रस प्रधानमंत्री बनी, फिर ऋषि सुनक बने, फिर कीर स्टारमर बने और अब एंडी बर्नहम बने हैं। लेकिन इन सब ने एक ही बात का फैसला किया कि हमें यूक्रेन को मदद देती रहनी है। और उसका परिणाम ये हुआ कि पिछले कुछ महीनों में यूक्रेन के पास ड्रोन में वो क्षमता हासिल हो गई है कि वो रूस में अंदर खाने जाकर कहीं भी अटैक कर सकते हैं। इसलिए जब आप मॉस्को और दूसरे इलाकों का डिटेल में बता रही हैं कि कहां पर अटैक हुआ, तो वो इसलिए क्योंकि ब्रिटेन ने भरपूर मदद दी है यहां पर यूक्रेन को, और उसकी वजह से अभी रूस को समझ में नहीं आ रहा कि इसका क्या उपाय निकाला जा सके। क्योंकि अब जो टारगेट हो रहा है वो केवल मिलिट्री अटैक पर, मिलिट्री एसेट्स पर नहीं हो रहा, बल्कि मॉस्को के वेयर हाउस पर अटैक हो रहा है, जहां पर खाने पीने के सामान है, जहां दूसरी और जरूरत की सामान है, ताकि अब मॉस्को के लोगों को भी ये लग रहा है कि ये लड़ाई अब रूस यूक्रेन की सीमा में या यूक्रेन के भीतर नहीं है, बल्कि ये लड़ाई अब रोजाना मॉस्को में भी हो रही है। और इस मामले में जेलेंस्की कामयाब हुए, और कैसे हुए? तो ब्रिटेन की मदद से वो ऐसा करने में कामयाब हुए, ऐसा क्रेमलिन का मानना है। इसीलिए क्रेमलिन ब्रिटेन के खिलाफ बेहद खफा है। और बढ़ते टकराव के बीच आज की यही बड़ी खबर है। फिलहाल आपने पूरी जानकारी हमारे साथ शेयर करी मनीष, उसके लिए शुक्रिया। लेकिन एक और खबर है, रूस और नेटो के बीच बारूदी टकराव, जहां नेटो की डिफेंस इंडस्ट्रीज पर हमले और हमलों के पीछे रूस का हाथ का दावा। टेलीग्राफ की रिपोर्ट में इस दावे को लेकर बड़ी खबर है, नेटो की परीक्षा रूस ले रहा है। तो यूक्रेन युद्ध का विस्तार और रूस का नेटो पर प्रहार, क्योंकि दावा किया जा रहा है रूस ने नेटो के खिलाफ नया ऑपरेशन लॉन्च किया है। यूरोप के कई हथियार कारखानों पर रूस के हमले, स्ट्रैटेजी साफ है, यूरोपीय देशों पर हमले का सबूत नहीं छोड़ रहा है रूस, और भाड़े के हमलावरों के जरिए यूरोपीय कारखानों पर हमले, ताकि नेटो देश आर्टिकल 5 का इस्तेमाल ना कर पाए। कहां पर हमले हुए? एस्टोनिया, 15 अगस्त की रात कारखाने में आगजनी लगी। लातविया, आगजनी के शक में अपने 3 नागरिकों को पकड़ा। यही टेलीग्राफ की रिपोर्ट में दावा किया गया। और अब जल प्रहार, जहां दिल्ली एनसीआर में बारिश से जल जमाव, दिल्ली के कई इलाकों में जल जमाव से हो रही परेशानी की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। खबर है नोएडा और आसपास के इलाकों में भी वाटर लॉगिंग, मूसलाधार बारिश के बाद ज्यादातर इलाकों में जाम की स्थिति, बारिश की वजह से आवाजाही में परेशानी। नोएडा, एनसीआर, दिल्ली, ज्यादातर इलाकों में एक ही स्थिति, लगातार हो रही बारिश की वजह से इलाकों में जाम की स्थिति है। जखीरा रोड की ये तस्वीर आपके सामने है दिल्ली से, जहां मूसलाधार बारिश के बाद
जखीरा में ही सड़क पर कमर तक पानी भर चुका है। जल जमाव की वजह से टू व्हीलर्स फंस चुके हैं, गाड़ियां पानी में बंद हो गई हैं। जखीरा में दुकानों में भी पानी आ गया है। अंडरपास में पानी भरा हुआ है, गाड़ियां फंसी हुई हैं। दिल्ली के रायसीना रोड का अगला वीडियो। कुछ देर की बारिश के बाद यहां पर सड़क पानी से भर चुकी हैं। वाटर लॉगिंग की वजह से ट्रैफिक की रफ्तार पर ब्रेक लग चुकी है, गाड़ियां रेंगती नजर आ रही हैं। अब दिल्ली के मंडी हाउस सर्कल की तस्वीर देखिए। बारिश के दौरान दिन में अंधेरा, वाटर लॉगिंग की वजह से गाड़ियां धीरे धीरे चल रही हैं। ज्यादातर इलाकों में जाम की खबर है। अगली तस्वीर दिल्ली के दुर्गा विहार की। पानी भरा हुआ है, स्कूल से वापस जा रहे बच्चे रेनकोट और छाता लिए बीच सड़क में पानी भरा हुआ है और उसी दौरान सड़क पार करने को मजबूर हैं। तालाब में तब्दील हो गई हैं ज़्यादातर सड़कें, कमर तक पानी भरा हुआ है। इतना ज़्यादा पानी कि कोई अनहोनी भी हो सकती है। हालांकि कुछ बच्चे इस पानी में तैरते भी नजर आए। अब दिल्ली के बदरपुर बॉर्डर एरिया का वीडियो। फ्लाईओवर के नीचे पानी भर चुका है, पानी भरने से गाड़ियों की आवाजाही में दिक्कत। दिल्ली के संगम विहार का वीडियो। स्कूल से लौटने के दौरान छात्राएं कमर तक पानी के बीच जाती नजर आ रही हैं। वैन पानी में फंस चुकी है। कुछ छात्राएं वैन को धक्का लगाने की कोशिश भी कर रही हैं, लेकिन अब वैन से बाहर जैसे ही ये छात्राएं और ये बच्चे निकले तो घुटनों तक पानी भरा हुआ है। छोटे छोटे बच्चों के कमर तक पानी है। स्कूल वैन पानी में इसी तरह घंटों फंसी रही। दिल्ली के कनॉट प्लेस की तस्वीर। अब लगातार हो रही बारिश की वजह से हर तरफ वाटर लॉगिंग। मूसलाधार बारिश की वजह से सड़क पर गाड़ियां रेंगती नजर आ रही हैं। सड़क के हर कोने में पानी जमा हो चुका है। और इस वक्त एक बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। अयोध्या में मछली भोज पर अजय राय का बयान। कल निषाद समाज ने मुझे बुलाया था और वो मछली खिला रहे हैं, वो उनका काम था। उनके पास कोई फोटो है तो जारी कर दें, मछली खाते फोटो दें, इस्तीफा दे दूंगा। मेरी थाली की फोटो या वीडियो दिखा दें। मैं महादेव का भक्त, शाकाहारी हूं। मैं सावन को भी मानता हूं। साबित नहीं कर पाए तो क्या इस्तीफा देंगे? बीजेपी वाले केवल झूठ फैलाते हैं। आप बताइए कि क्या आयोजन था और क्यों ऐसा हो? देखिए, अयोध्या हम सबके लिए बहुत ही पवित्र नगरी है, धर्म की नगरी है, आस्था की नगरी है। हम सब लोग आस्थावान लोग हैं। बाबा विश्वनाथ की नगरी से आते हैं, जहाँ कण कण में शंकर विराजमान है। अयोध्या में गया, हनुमानगढ़ी दर्शन किया, हनुमान चालीसा का पाठ किया। उसके बाद हम लोग भगवान राम का दर्शन किए और हम राम निहाल निषाद जी हैं, जो निषाद समाज के नेता हैं। उन्होंने कार्यक्रम का आयोजन किया, स्वागत समारोह था। हम लोग गए वहाँ पर, स्वागत हुआ। संयोग से ईश्वर कृपा से बरसात भी होने लगी किसानों, देशवासियों के लिए, पूरे प्रदेश के लोगों के लिए। और वहाँ पर हम लोग वहाँ भींगते हुए हम लोगों ने बगैर माइक के वहाँ भाषण दिया। उसके बाद हम लोग अपने गंतव्य की तरफ निकले। बाद में आप लोगों के माध्यम से पता चला कि वहाँ पर मछली और चावल का आयोजन किया था अपने समाज के लिए। और निषाद समाज का तो मछली के साथ रिश्ता चोली दामन का है। मछली पकड़ना, मछली बेचना, मछली पालना, उनके शादी विवाह शुभ कामों में हर जगह मछली का इस्तेमाल होता है। उन्होंने अपने समाज के लिए मछली का आयोजन किया था, भोजन का। अपने समाज को भोजन कराया उन्होंने, उसकी दावत कराई। हम लोग उसमें सहभागी बने, उस कार्यक्रम में गए, वो गंतव्य तक आए, पता चला। और उसमें बड़ी बड़ी बातें भाजपा कर रही है। और इनके खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष जो साउथ में जाकर, आंध्रा में जाकर, वहाँ पर बाकायदे मुर्गे और बकरे खाते हैं। और जब बाद में उस पर बात उठाई जाती है कि सावन के महीने में, तो कहते हैं कटहल हम खा रहे थे। साउथ इंडिया में किसी भी व्यंजन में कटहल को सब्जी के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाता, जो मेरे पास जानकारी है। वहाँ कटहल खाते हैं, पर वो फल के रूप में खाते हैं, फ्रूट के रूप में खाते हैं। सब्जी अयोध्या में उस जगह पर आपने भोजन नहीं आप लोगों ने किया? मेरी बात हो जाने दीजिए ठाकुर साहब। फिर वो पूरी तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की आती है बात, उस पर सफाई देते हैं कि मैं कटहल खा रहा था। ठीक इसी प्रकार अभी उन्नाव में
इनके विधानसभा अध्यक्ष ने राष्ट्रगान का अपमान किया तो कह रहा है ये एडिटेड है। जब अपने ऊपर आएगी तो एडिटेड है और अब आएगी तो कहेंगे नहीं ये कटहल खा रहे थे। कल हम लोग गए थे, भाई अगर फोटोज़ हैं हमारे कि मछली हम खा रहे हैं, वीडियोज़ हैं, जारी करें, दिखाएं। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि मैं तैयार हूँ इस्तीफ़ा देने के लिए, पर योगी जी ने कहा ना, उन्होंने कहा है कि इस्तीफ़ा देंगे। मैं मांग कर रहा हूँ अगर आपके पास फ़ोटो वीडियो जारी करिए, नहीं आप जारी करते हैं तो योगी जी आपको मुख्यमंत्री पद से इस्तीफ़ा देना पड़ेगा। जयपुर के जिस स्कूल के निरीक्षण को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थकों पर हमला किया गया था, उस स्कूल को फिलहाल अब एक परचून की दुकान में शिफ्ट कर दिया गया है। पहले ये स्कूल एक जर्जर तबेले में चलाया जा रहा था। देखिए TV9 संवाददाता ध्वज आर्य की रिपोर्ट। ये राजधानी जयपुर का सांगानेर इलाका है और कंवरपुरा जो स्कूल है, यानी कि राजकीय प्राथमिक स्कूल, जो कि जर्जर हालत में था। और ये जो स्कूल था भैंसों के तबेले में चल रहा था, लेकिन भैंसों के तबेले से निकलकर स्कूल अब दुकान के अंदर आ चुका है। ये देखिए, ये पहले एक दुकान थी, परचूनी की दुकान, और यहाँ आप देख सकते हैं कि बच्चे जो हैं वो यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। और यहाँ पर 2 टीचर हैं, 18 बच्चे बताए जा रहे हैं जिनका यहाँ रजिस्ट्रेशन हुआ है। लेकिन आप देखिए, एक पंखे के सहारे यहाँ पर बच्चों को जो है पढ़ाया जा रहा है। और यहाँ टीचरों की जो मजबूरी है कि यहाँ पर जो है मूलभूत आवश्यकताओं की जो चीज़ें हैं वो नहीं है यहाँ पर। और सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर जो है शौचालय की आ रही है। देखिए आप किस तरीके से यहाँ पर ये जो दुकान है, ये दुकान के अंदर अब ये स्कूल चल रहा है। और सामने जो स्कूल था, जो कि जर्जर स्कूल था, वो अब जो है 1 सितंबर से उसका जो काम है वो शुरू होगा। ये मान लिया है प्रशासन ने। और इसका जो है एक बड़ी राशि, यानी कि 18 लाख रुपए के आसपास में जो राशि है वो जो है, ये राशि जो है रिलीज़ कर दी गई है। लेकिन अभी फ़िलहाल ये स्कूल है वो दुकान के अंदर चल रहा है। आपको दिखाना चाहूँगा कि सामने ही वो स्कूल है जो कि पूरी तरीके से जो है जर्जर हालत में था। देखिए तस्वीरें, ये सामने की तरफ ये जो स्कूल है ये जो है जर्जर ये हालत में था। कितनी खुशी है, मतलब ये टूट जाएगा और उसके बाद में नया भवन बनेगा। हाँ, बढ़िया है, उज्ज्वल है, बढ़िया, हमारे को बढ़िया और बढ़िया शिक्षा मिलेगी। यहाँ पर लाइब्रेरी भी खुलनी चाहिए। बढ़िया, हमारे को बाहर जाने की शिक्षा की जरूरत नहीं है, हम गांव के गांव ही पढ़ेंगे। यहाँ पर एक पोस्टर भी लगा हुआ है, डॉक्टर कैलाश वर्मा जो कि विधायक हैं, इनकी तरफ से कितने पैसे यहाँ रिलीज़ करे गए हैं। ये देखिए आप, ये तस्वीरें, ये जो पोस्टर लगा हुआ है इसमें साफ तौर पर दिखाया गया है कि राजकीय प्राथमिक विद्यालय, इसके जो है 12 लाख रुपए दिए जाएंगे। ये स्कूल का नाम है। इसमें इस तरीके से यहाँ पर प्रचार किया गया है कैलाश वर्मा की तरफ से, कि जो विधायक कोष की तरफ से। और ये सब जो पोस्टर जो लगाए गए हैं ये उसी वक्त लगाए गए थे जब ये जो है CGP की तरफ से यहाँ पर जो है अंदर आने के लिए, और ये जो स्कूल है, इस स्कूल को जो है पूरी तरीके से यहाँ पर जो है इनकी तस्वीरें दिखाने के लिए, यहाँ पर जब CJP पार्टी आई थी उनके गांव वालों से झड़प हुई थी और उसी वक्त ये पोस्टर लगाए गए थे। यानी कि ये आप देख सकते हैं कि ये जो गांव है और ये जो स्कूल है, जर्जर स्कूल है, इसकी अब तस्वीर जो है बदलने वाली है। और सरकार अब झुक चुकी है और सरकार ने माना है कि, और ये भी कहा है कि 1 सितंबर से ये जो बिल्डिंग है इसको तोड़ दिया जाएगा, उसके बाद में नए भवन का काम शुरू होगा। मेरे सहयोगी अमन शर्मा के साथ ध्वज आर्य।